आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्वेटा आए हैं, इस हवाले से हमें जो खुशी महसूस हो रही है वो उसका इजहार हम करना चाहेंगे। बलूचिस्तान हमारे दिल के बहुत करीब है और इसीलिए जब जब क्वेटा आए, इस सरज़मीन पर कदम रखा तो दिल को बहुत खुशी हुई। आज भी यही हमारे एहसासात हैं, यही हमारे जज्बात हैं। बात का आगाज़ मैं फ़लस्तीन से ज़रूर करना चाहूँगी। जो कुछ गाज़ा में हो रहा है, जो बर्बरियत, जो इंसान दुश्मनी दिखाई जा रही है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। आप जानते हैं कि हमने हर फोरम पर ये बात की है, हमने हर फोरम पर आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बतौर जमात और हमारे जो पार्टी के लीडरान हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर की कैपेसिटी में हो या किसी और आला ओहदे पे फाइज हो, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम हक और सच की बात करें और हम इसमें कामयाब हुए हैं। आज भी आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े खुल के गाज़ा में होने वाली बर्बरियत पर आवाज़ उठाई है, वहाँ बच्चों के साथ होने वाले जुल्म पर बात की है, अस्पतालों के ऊपर जो बम फेंके जा रहे हैं उस पर आवाज़ उठाई है। इंसानियत की जिन कदरों को पामाल किया जा रहा है, उसकी कहीं ऐसी मिसाल आज दुनिया में नहीं नज़र आ रही जो गाज़ा में नज़र आ रही है। और इसी सिलसिले में आज कराची शहर में भी एक रैली निकाली जा रही है। गालिबन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त ही वो रैली शायद शुरू होने वाली है और उसमें हर प्रोफेशन और हर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल होंगे, पॉलिटिकल जमातें भी होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस रैली का हिस्सा होगी। हमें इज़हार यकजहती अपने उन भाई बहन बुज़ुर्ग बच्चों के साथ बिलखुसूस दिखानी है जो इस वक्त हमारी मदद, हमारी सपोर्ट के मुंतज़िर हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर आपके तवस्सुत से हम उनसे ये अपील करते हैं कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और गाज़ा में होने वाली ज़्यादती की मज़म्मत के साथ साथ कोई ऐसी कोशिश करें कि जहां हमें ये मसला हल होता नज़र आए। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इवेंट के हवाले से। जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी बुनियाद 1967 में रखी गई, जमहूरियत का बीज बोया गया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़कत चंद 100 अपने साथियों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और आज उस जमात को 56th फाउंडेशन डे मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये जो 56वां फाउंडेशन डे है, यौम तासीस है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये सिर्फ़ एक दिन नहीं होता, ये 55-56 बरसों की कुर्बानियों का सफ़र है। ये 55 बरसों की जिद्दोजहद, तकलीफ़ दे जिद्दोजहद की एक ऐसी कहानी है कि हम जब इसे मनाने इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारे गम हैं जो सीने में हैं, लेकिन चूँकि हमारी जो एक जिद्दोजहद है या हमारी जो एक कोशिश है वो हमेशा जमहूरियत के हुसूल और उसकी दिफा के लिए रही है, तो हमें ये लगता है कि इस जमात का काम या इसका जो मिशन है वो उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में आइडियल जमहूरियत नहीं आ जाती, जब तक इस मुल्क के लोगों को उनके हुकूक, उनके जायज़ हुकूक, उनके आइनी हुकूक, उनके इंसानी हुकूक नहीं मिल जाते। आज मुआशी हुकूक की भी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है और इसी सिलसिले में जो फाउंडेशन डे जो पहली मर्तबा गालिबन बलूचिस्तान में मनाया जा रहा है, हमारे साथ बैठे हैं हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बलूचिस्तान के, इनसे हमारी पहली भी मीटिंग हुई, तो ये एक एज़ाज़ की बात थी इनके लिए भी कि बलूचिस्तान का इंतखाब, क्वेटा का इंतखाब किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस को मनाने के लिए। कारकुनान मुल्क के कोने कोने से, मुल्क में
मैं आप जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तान का छोटा सा यूनाइटेड नेशंस है यहाँ, क्योंकि इतना खूबसूरत ये मजमा होता है कि पाकिस्तान के हर कोने से लोग आते हैं, हर सूबे से लोग आते हैं, हर ज़बान बोलने वाला यहाँ होता है, लेकिन जो सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो एक होती है, जिससे कि लोग आज लोगों की रूहें कांपती हैं और हम कहते हैं जिए भुट्टो। तो ये फ़लसफ़ा हमारे दिलों में है, ये रोशनी की जो किरण आज भी हमारे अंदर है, वो इसके पीछे शहीदों का लहू है, हमारे कारकुनान की कुर्बानी है। बात तो लोग बहुत करते हैं, हमारे साथ मुकाबले की भी बात करते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमसे नहीं, हमारे एक कारकुन से मुकाबला कर लें। आप उस कारकुन के साथ बात कर ले जिसने कोड़े भी खाए, जेलें भी काटी, जिसने अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखा, जिसने उफ़ नहीं की, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर चलना कबूल किया। तो ऐसे नज़रियाती कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और हमें फ़ख्र है अपने कारकुनान पर, हमें फ़ख्र है अपने कारकुनान के जज्बात और बहादुरी के ऊपर कि आज भी जिस तरीक़े से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं इस मुल्क से जा नहीं सकता क्योंकि फिर मैं अपने कारकुनान को कि आँख में आँख डालकर बात नहीं कर सकूँगा। तो ऐसे मौके उनके पास भी आए होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी धरती, अपने लोगों को छोड़कर जाना अच्छी मिसाल नहीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जितने वक्त भी जलावतनी में मजबूरन गुजारा, उनका पल पल अपने लोगों के साथ था। उस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उस वक्त हमें बुलाकर, मुझे आज भी याद है कि वो जहाँ होती थी अपने लोगों को बुलाती थी, ख़ुद बाकायदा, मतलब कोई उनके लिए घड़ी का हिसाब नहीं होता था, ना दिन देखती थी ना रात देखती थी, और लगी रहती थी कोऑर्डिनेशन में कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आमरीत में किस तरह लोग तड़प रहे हैं, किस तरह दहशतगर्दी बढ़ रही है, किस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है, किस तरह मुआशी हालात बद से बदतरीन हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें शहीद मोहतरमा को पता थी, उनको पल पल का पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ये होता है लीडर का जज्बा, ये होता है लीडर का हौसला। यहाँ तो रात के अंधेरे में भी लोग चले गए, बोरिया बिस्तरा बांध के, बस्ते उठाकर, मुआहदे करके, लेकिन फिर भी हमने ये चाहा कि पाकिस्तान में जिस मफाहमती अमल का आगाज़ या जिसकी बुनियाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने डाली, हम उस पर कायम व दायम रहें। हम इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की लड़ाई किसी शख्स या किसी जमात से नहीं है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बारहा कई मौक़ों पर कहा कि हमारी लड़ाई, हमारी जंग इस मुल्क में गुर्बत से है, इस मुल्क में बेरोज़गारी से है, इस मुल्क में दहशत गर्दी इंतहा पसंदी से है, इस मुल्क के बदतरीन मौशी हालात को ठीक करना हमें अपनी ज़िम्मेदारी लगता है। हम इस मुल्क में तकसीम की सियासत का ख़ात्मा चाहते हैं, हम इस मुल्क में नफ़रत की सियासत का ख़ात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर शख्स, हर जमात अपना हिस्सा डाले इस मुल्क की तरक्की और तामीर में। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में और तकसीम हो, इस मुल्क में और प्रोजेक्ट्स हों। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए और उन प्रोजेक्ट्स का नुकसान इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क को हुआ। लिहाजा आज बलूचिस्तान में बैठकर हम ये बात एक बार फिर दोहराना चाहते हैं, और किस बुनियाद पर ये बात करते हैं? अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। जब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर थे, आप सबको याद होगा, और मीडिया के दोस्त साथी हमारे सामने मौजूद हैं, आप तो सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं। बलूचिस्तान की आवाम से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने किस बात की माफ़ी मांगी? उनका तो कोई ज़ाती इसमें किरदार नहीं रहा। किसी भी जुल्म के हवाले से जरदारी साहब तो बलूचिस्तान के मुजरिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम के साथ होने वाली तमाम जुल्म और मजालिम पर माफ़ी मांगी। उनके जो ज़ख्म थे उन पर उन्होंने मरहम रखी, उन्होंने उन ज़ख्मों को भरने की अपने तौर जो कोशिश की वो आपके सामने। उन्होंने आगाज़ किया
बलूचिस्तान के लोगों से माफ़ी मांग कर और फिर आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान जैसा पैकेज दिया। उसमें कई स्कीम्स शामिल थी, उसमें रोज़गार के मौक़े थे, हज़ारों की तादाद में बलूचिस्तान में नौकरियां मिल सकें लोगों को। मैं नहीं कहती कि वो काफ़ी था, लेकिन एक आगाज़ था, इसीलिए उसे आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान कहा गया। आप देख लें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने वक्त में यहाँ टेक्सटाइल मिल्स जो थीं उनको खुलवा कर तकरीबन 5000 लोगों को उन्होंने नौकरियां दिलवाने में अपना किरदार अदा किया। फिर उसके बाद आ जाए तो बलूचिस्तान 18वीं तरमीम होती है, ये लोगों को समझ ही नहीं आती। मैं बार बार ये कहती हूँ कि भाई वफाक उस वक्त तक मजबूत नहीं होती जब तक कि आपके फेडरेटिंग यूनिट्स मजबूत ना हो। वफाक किस चीज़ की अलामत है? किसी ने मुझे असेंबली में कहा कि जी ये वफाक जो होती है ना वो डिसाइड करती है कि सूबों को क्या मिले, और यही सोच जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत अरसे तक नुकसान पहुंचाती रही। अल्लाह अल्लाह करके जरदारी साहब को जब जिम्मेदारी सदारत की मिली तो उन्होंने सबसे पहले वो काम किया जो पाकिस्तान की आवाम की डिमांड थी, जो सूबों की डिमांड थी, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मुतालबा था, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में सूबों की डिमांड्स थी उसके हवाले से मुतालबात थे, जो इतने अरसे से हमारे अपने एसेट्स पोर्ट्स, ग्वादर पोर्ट को देख लें, चाइना के साथ जरदारी साहब ने मुतअद्दिद दौरे किए, उनको ताने मिलते रहे, लेकिन सीपेक उनके ही उन दौरों के नतीजे में हुआ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दोस्ती चाइना से किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो उन्होंने चीन के साथ उस वक्त किया जब दुनिया ने चीन को छोड़ दिया था, लेकिन भुट्टो साहब एक विजनरी शख्सियत के मालिक थे और उस शख्सियत ने चीन का दामन नहीं छोड़ा, उसका साथ नहीं छोड़ा। चीन के साथ मरासिम को मजबूत किया जरदारी साहब ने, और उसी मजबूती की रोशनी में सीपेक मुमकिन हो सका, वो अग्रीमेंट साइन हो सके। क्रेडिट तो बहुत लोग लेने आ जाते हैं, जरदारी साहब की आदत नहीं है, वो रोज़ मीडिया के आगे नहीं बैठते, वो रोज़ बयानबाजी नहीं करते, लेकिन सबको पता है कि जरदारी साहब का क्या रोल रहा है सीपेक में। सबको पता है ग्वादर पोर्ट कहाँ चला गया था, किस तरीके से उसे वापस लाया गया। ये सब जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट के अंदर जो नौकरियां 90% बलूचिस्तान के लिए मुख्तस की गई। ये तमाम लोग जानते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, अगर नहीं जानते तो मैं दोहरा दूं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो नया आया 2 दहाइयों के बाद, जिसमें मल्टीपल क्राइटेरिया रखा गया, उसके अंदर बलूचिस्तान में जो 5.1% शेयर था वो 9.1% हुआ। और ये भी बताती चलूं कि इस बात को भी उस वक्त जरदारी साहब ने इंश्योर कराया कि अगर कलेक्शन 100 रुपए की कलेक्शन होती है तो ठीक है, ये हिस्सा बनता है बलूचिस्तान का 9.1%, लेकिन अगर कलेक्शन 100% नहीं होती, 90% होती है, तो भी बलूचिस्तान को 9.1% मिलेगा, उनका शेयर कम नहीं होगा। तो ये वो दर्द रखने वाले लोग कर सकते हैं, ये वो पॉलिटिकल कमिटमेंट को समझने वाले लोग कर सकते हैं, जिनको आती हो पाकिस्तान के हालात की, जिनको खबर हो, समझ हो। बातें करना, मुझे तो अफसोस होता है कि जब मैं देखती हूँ कि जिस तरह की यहाँ पर एक बार फिर सियासत की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर फिर से एक इलेक्टेबल्स का नाटक किया जा रहा है, हमें अफसोस ज़्यादा इसलिए होता है कि हम रिवायतों में यकीन भी रखते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई बुजुर्ग या कोई लोकल आदमी किसी को इज़्ज़त देने की कोशिश करे और कोई उसको इज़्ज़त को समझे ना। हम अपने पगड़ी और अपने दुपट्टे और अपने लिबास की बहुत कदर करते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमने देखा है कुछ फुटेजेस चलती हुई, हमें दुख हुआ उन फुटेजेस पर कि अगर आपको कोई पटका पहनाता है तो इज़्ज़त देता है। तो आपको अपने ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। यहाँ अगर आप किसी इलेक्टेबल से मिलते हैं तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमें दुख है कि आप कल्चरल ट्रेडिशन जो भी है उसकी इज़्ज़त नहीं करते, और यही आपकी एक तासुबाना सोच जो है वो नज़र आती है। पाकिस्तान को अब तासुब की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, और यही बिलावल साहब कह रहे हैं। बिलावल साहब ने नौजवानों की सियासत में भरपूर शिरकत की बात की।
उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम पुराने तरीकों को छोड़ दें, वक्त आ गया है कि हम गालम गलोच, बदले की सियासत, इंतकाम की सियासत को खैराबाद कहें और हम मुस्तकबिल में पॉजिटिव सियासत करें, जहां लोगों को मिलाने की बात हो, जहां हर एक की शराकत हो, बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवान की। पाकिस्तान में आप जानते हैं तकरीबन 60-65% ऐसे लोग हैं जो नौजवान के ब्रैकेट में आते हैं। क्या हम उन लोगों को हमेशा दरगुजर करते रहेंगे, हमेशा इग्नोर करते रहेंगे? बिलावल साहब एक नौजवान लीडर हैं, लेकिन अपनी इस कम उम्री में उन्होंने अपनी कारकर्दगी से ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का नौजवान किसी से कम नहीं। बतौर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी जिस तरीके से की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम उम्र फॉरेन मिनिस्टर होने की हैसियत से जब उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली, तो आप क्या समझते हैं कि उनको अपनी जिम्मेदारी फील नहीं हो रही थी? उन्हें इस कदर फील हो रही थी क्योंकि जिस नहज पे पाकिस्तान को पीटीआई की नालायक और नाकाम हुकूमत ले आई थी, आपसे कोई मुल्क बात करने को तैयार नहीं था। आपके दोस्त ममालिक भी आपसे बात करने को तैयार नहीं थे। आपके हमदर्द भी जो दुनिया में आप इनको समझते थे वो भी आपसे बात करने को तैयार नहीं थे। ये तो बिलावल साहब की अनथक मेहनत, दिन रात की कोशिश थी, जिसके नतीजे में हमारे सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए, मजबूत हुए। फिर हमने फ्लड्स को देखा। बलूचिस्तान में जितना बड़ा नुकसान हुआ है फ्लड्स का, उसमें आप तारीख आज भी हमें बताती है कि बलूचिस्तान के नुकसान को भरने में आज भी हम कोशिश करें तो कम है। और उस वक्त की जो हुकूमत 15 माह की थी, जब हमें जो भी जिम्मेदारी मिली हमने उस जिम्मेदारी को निभाया। मेरे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी थी, फैसल मेरे साथ थे। हमने बलूचिस्तान और सिंध को प्रायोरिटी पे रखा, बल्कि हमने बलूचिस्तान की आवाम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा। हमने जिस तरीक़े से यहाँ डिलीवर किया, हमने जिस तरीके से ख़ास तौर पे अपनी जमात की प्लेटफॉर्म को और बिलावल साहब ने अपनी आवाज़ को इस्तेमाल किया सैलाब मुतासरीन के लिए, वो एक वाहिद आवाज़ थी, गरजती थी कि हमें सैलाब मुतासरीन को याद रखना है, नहीं भूलना। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल फ़ौरन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, वरना बहुत कुछ हो रहा था दुनिया में, बड़ी और जंग चल रही थी जहाँ पे पूरी वेस्ट की नज़र उधर थी, लेकिन वहाँ से उनकी अटेंशन इस तरफ राग़िब करना भी एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि कोई सलाहियत थी उनकी कि वो किस तरीके से यूएन के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ लाए, किस तरीके से मुख्तलिफ फॉरेन डिग्निटरीज़ के यहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट्स, उनके नुमाइंदे यहाँ पर आए। उन्होंने खुद देखा कि किस तरह का यहाँ पर सैलाब आया है। 3 करोड़ 30 लाख लोग डिस्प्लेस होना, ये कई ममालिक की कुल आबादी है, और इतने लोग पाकिस्तान में डिस्प्लेस हुए थे। माएँ, बच्चे, बुजुर्ग, जो हाल थे पाकिस्तान के, हमारी तो मतलब हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम बात करें। मैं खुद सिंध से, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ जिस तरह सैलाब आया, सांगड़ से मेरा ताल्लुक़ है, 2011 में हमने देखा, 10 में हमारे आधे सिंध में आया, 2011 में आया, मेरे हलके में, मेरी डिस्ट्रिक्ट में 2020 में आया, फिर ये 2022 का बदतरीन जो सैलाब आया, उस वक्त के हुक्मरान, हमें तो अफसोस होता है कि एक टेंट लगाकर 4 लोगों को बिरयानी खिला के और 200 फोटोग्राफर्स को लाकर गरीब का मजाक उड़ाते रहे, सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाते रहे। तो अब ये चीज़ है, ये सियासत, इसी सियासत को खैराबाद करना है, इस झूठ पे मबनी सियासत को, इस सिर्फ फोटो खींचने की सियासत को, सिर्फ गाली देने की सियासत को, सिर्फ मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा वाली सियासत को अब खैराबाद करना है। अब मुल्क में जो मसाइल हैं वो हमें हल करने हैं। लोग अपने मसलों का हल चाहते हैं, लोग मुआशी मसाइल का हल चाहते हैं, लोग अपने आईनी हुकूक चाहते हैं, और यही बात बिलावल साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत की है। सेंदक प्रोजेक्ट के अंदर 50% शेयर बलूचिस्तान का हो, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी हो, बोलान मेडिकल कॉलेज हो, तुर्बत यूनिवर्सिटी हो, लोराला यूनिवर्सिटी हो, खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, ऐसे बेशुमार काम हैं जो किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लेकिन जो बहुत अहमियत की बात है जो मैं आपसे करूं
कि ये पीपल्स पार्टी का दौर था जब तनख्वाहों में और पेंशन्स में इजाफा हुआ। ऐसा इजाफा हुआ कि उसके बाद ऐसा इजाफा किसी ने नहीं देखा। आज भी लोग बात करते हैं 120-150% तक लोग कहते हैं हमारी तनख्वाह में, वो जो हमें एक जंप मिला लोग कहते हैं उससे हम बचे। क्या उस वक्त दुनिया में महंगाई नहीं थी? क्या उस वक्त ग्लोबल क्राइसिस नहीं था? उस वक्त पर बैरल तेल कितने का मिल रहा था? क्या जरदारी साहब को वो परेशानी नहीं थी? लेकिन उन्होंने उस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का जो इफेक्ट है वो पाकिस्तान की आवाम पर नहीं आने दिया, और यही होती है लीडरशिप। आज भी बिलावल साहब यही बात कर रहे हैं। आप अपने आईनी हक का इस्तेमाल करें, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, अपने आईनी हक का इस्तेमाल करें, सही फैसला करें और अपने फैसले पर डटे रहें और अपने वोट की हिफाजत करें और सही चॉइस करें। यही उनकी आप लोगों से दरख्वास्त है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दें, अपनी अवामी हुकूमत बनाएं, अपने मसाइल हल कराएं। अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी ट्रक की बत्ती के पीछे फिर लग जाना, किसी झूठ को फिर सच मान लेना। अब ना वक्त आपके पास है, ना शायद पाकिस्तान भी इस बात का मुतहम्मिल है कि हम कोई और प्रोजेक्ट करें। यौम तासीस हमारा होने जा रहा है। कल जोश व खरोश आप हमारे कारकुनान में देख रहे हैं, जगह जगह से हमारे कारकुनान पहुंच चुके हैं, हर किस्म का सफ़र कर रहे हैं। कोई गाड़ी पे चला तो कोई मोटरसाइकिल पे आया, किसी ने पैदल सफ़र किया। और मौसम माशाल्लाह बलूचिस्तान का बहुत अच्छा है। सर्दी भी इससे ज़्यादा भी होती तो हम बर्दाश्त करते, क्योंकि हम यहाँ इकट्ठा होते हैं अपने नज़रिए की रोशनी में। और कल आप सुनेंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर और पाकिस्तान के साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी उस अजीम व शान जलसे में शिरकत फरमाएंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप को वहाँ देखेंगे, कारकुनान का जोश व खरोश, उनका वलवला देखेंगे, और एक बार फिर हम ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी और अवामी जमात है। फैसल आप इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना 56वां यौम तासीस बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर क्वेटा में मनाने जा रही है। मैं यहाँ पर हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बलूचिस्तान के बैठे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में हमारे जो है सिंध से भी हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दामरा साहब आए हुए हैं। साथ अमजद अफरीदी साहब हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पर, शाजी खान साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। बलूचिस्तान के हमारे ओहदेदार पार्टी के और दोस्त हैं। लिहाजा हम सब कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी साहब कल पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को एक अहम पैगाम बलूचिस्तान से देने जा रहे हैं। ये वो सूबा है जिसने माजी में बहुत सी चीज़ें, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात की जाए, जुल्म के हवाले से बात की जाए, सबके सामने जैसे भी कहा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने तो सबसे पहले उन्होंने फेडरेशन के बिहाफ पे बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान की बात की। यहाँ पर सी पैक की जो बुनियाद रखी गई, क्लेम तो बहुत सारे लोग करते हैं कि सी पैक हमने शुरू किया। गवादर पोर्ट जिस वक्त हवाले हुआ और यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब की सरबराही में हुई, गवादर में एक तारीख़ी काबीना की मीटिंग थी, वो भी आपके सामने है। बलूचिस्तान के लिए उस वक्त के जो पार्लियामेंटेरियंस को जो फ़ंड्स दिए, मैं समझता हूँ तारीख़ में इतने फ़ंड्स हमारे बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को नहीं मिले होंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मिले। यहाँ पर उस वक्त हालात भी ख़राब थे, और आपको याद होगा कि बलूचिस्तान की आवाम के मुतालबे पर उस वक्त की हमने अपनी सूबाई हुकूमत को भी ख़त्म किया था। और यहाँ पर एक और हुकूमत भी थी, एक लाडले की हुकूमत थी, जो अपने ही मुतालबात पर जो है यहाँ पर, जब यहाँ पर हमारे दोस्त शहीद हुए और जनाजे नहीं पढ़े जा रहे थे तो उस वक्त हज़ारा कम्युनिटी के हमारे जो दोस्त थे, और उन्होंने कहा कि नहीं पहले आप जनाजा पढ़ेंगे शराइत पे। वो उनके लाडलेपन ये हो देखें कहीं पे इंसानियत भी होती है।
लेकिन वो भी नहीं हुआ। बलूचिस्तान के साथ जो जुल्म वो सबके सामने है। मैं इस शहर की बात करूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज डिमांड करती है और कल डिमांड दोबारा करेगी कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अगर पाकिस्तान की आवाम वोट करती है PMLN को, PTI को, पीपल्स पार्टी को, तो हक बनते हैं उन जमात हुकूमत करने का। लेकिन ऐसी तारीख ना हो कि क्वेटा के जैसे नुमाइंदे यहाँ पर थे जिनको मेरे ख्याल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि 55,000 इंसानी गलती से वोट डाले गए थे क्वेटा में, और वो आज तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो सका, क्योंकि जब ऑर्डर आ गया था यहाँ के ट्रिब्यूनल से कि ये इंसानी गलती हुई है। 55,000 क्वेटा की लोगों ने इंसानी गलती की थी। 1 कहें, 5 कहें, 10 कहें, 50 कहें, 55,000। और उसके बाद जब हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला नहीं किया। तो लोग कहते हैं लाडले कौन थे, सिलेक्शन क्या थी। इस किस्म की सिलेक्शन हुई, बलूचिस्तान से भी हुई, बाकी सूबों से भी हुई, और जब सिलेक्शन और लाडला है तो उन्होंने इस मुल्क का जो अंजाम किया वो आपके सामने है, जिस तरीके से उन्होंने उस मुल्क की तबाही की। लिहाजा बलूचिस्तान की आवाम, मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक खुशकिस्मत है क्योंकि आपके पास निगरान वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर दाखिला भी है, और अदल और इंसाफ का भी तराजू भी आपके हाथ में है। चीफ जस्टिस साहब भी हमारे बलूचिस्तान से, और हमें यकीन है क्योंकि आजकल जो अफवाहें चल रही हैं और जो टीवी में कल से मैं डिबेट देख रहा हूँ, मैंने फ़ाइज़ ईसा साहब से एक दफ़ा उनको मैं देखा जब वो आए थे पार्लियामेंट में, हमारी गोल्डन जुबली हो रही थी आइन की, और उन्हें आइन की किताब को ऐसे लहराया था कि पाकिस्तान को इस आइन के मुताबिक अगर चलेगा तो सब ठीक होगा। लिहाजा हम समझते हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के होते हुए कोई इलेक्शन मुलतवी करने का सोच ही नहीं सकता। इस मुल्क में इलेक्शन में धांधली का नहीं सोच सकता। हमें उम्मीद है और हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, कोई RTI सिस्टम नहीं बैठेगा, कोई धुन नहीं आएगी, कोई RO इलेक्शन नहीं होगा, कोई इंसानी गलती के 55,000 वोट नहीं डाले जाएंगे, और जिसको भी पाकिस्तान की आवाम इलेक्ट करेगी उसी को जो है मैं समझता हूँ कि इसमें जो है यहाँ पर जो है उनको हुकूमत मिलनी चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा एक इशू बलूचिस्तान में चमन बॉर्डर पे जो धरना शुरू है, वो भी कई दिनों से एक धरना शुरू है जिस पे हुकूमत की खामोशी भी सवाल निशान है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर दाखिला साहब को, यहाँ की सूबाई हुकूमत को उनके साथ बैठ कर एक डायलॉग्स करने चाहिए। देखें, डिमांडें होती हैं, सही भी होती हैं और गलत भी होती है, लेकिन आप मसाइल का हल डायलॉग से निकालते हैं। आप ब्लैकआउट से नहीं कर सकते कि आप मीडिया पे ब्लैकआउट कर दें और चीज़ें छुप जाएंगी। सोशल मीडिया मौजूद है, लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि उन लोगों के साथ डायलॉग्स होने चाहिए। हमारे दौर में भी धरने हुए थे, लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी और वो कह रहे थे कि हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा दिया जाए और प्रेसिडेंट हाउस में बिठा दीजिए, लेकिन उनके साथ भी हमने डायलॉग्स किए, उनके साथ डायलॉग्स करके हमने उनको मनवाया। लिहाजा हम कहते हैं कि डायलॉग्स होने चाहिए, और उन जो धरना हो रहा है चमन में, उसका जो है एक पॉजिटिव हल निकलना चाहिए। हमसे पहले भी यहाँ पर एक जमात आई थी, उन्होंने डेरे डाले थे, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से भी मुलाकात की थी। हमें भी वो दिन याद थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान ने वोट किया था, तो मरियम नवाज साहिबा ने, मियाँ साहब ने और छोटे मियाँ साहब ने और उनकी टीम ने जो हमें ताने दिए थे, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो नहीं देखा, शायद मीडिया के दोस्तों ने देखा होगा कि यहाँ पर शायद उन्हें सरीना में उनसे पहले माफ़ी मांगी होगी, या फिर जो हमें कहा था तो फिर उनके साथ भी वही हुआ। लेकिन अच्छी बात है, हम तो आज भी कहते हैं कि हम हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एहतराम करते हैं। हमारे साथ माजी में इत्यादी जमात थे, कल क्या पता इलेक्शन के बाद हमारे साथ दोबारा माजी के इत्याद हो, लेकिन अच्छी बात है कि बलूचिस्तान के दोस्तों ने, सियासी बाप ने किसी बड़ी सियासी जमात पर कम से कम हाथ तो रख दिया। जो माजी में हमें ताने दे रहे थे, आज वो बताएं कि आज वो हलाल है आपके लिए और हमारे लिए हराम था। तो ये चीज़ें हम कहते हैं कि वो जो बयानिया था, लंदन का जो बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, वो होना चाहिए। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब वो कहते हैं कि हम तो, अगर वो बात करेंगे कि हमारी बात हो चुकी है, हमारा मैच फिक्स है, तो सवाल तो फिर उठेंगे। फिर वो कहते हैं हम 120 सीटें जीतेंगे, तो सवाल हमारा ये था, जब हमारी हुकूमत थी और मियाँ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला थे, ज़िमनी इलेक्शन थे, हमने कहा मिल के लड़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप 2 सीटें पंजाब की, मुल्तान की और कराची की, यानी कि आपकी, बाकी हमारी तो 15 सीटें कन्फर्म हैं,
और 3 जो है PTI या 2 जीत रही और बाकी में मुकाबला है, और जब रिजल्ट आया तो 1 जीते और बाकी सारे हार गए। तो जो ज़िमनी इलेक्शन 20 अपनी हुकूमत में नहीं जीत सकते, वो आज दावा कर रहे हैं कि हम 120 सीटें जीतेंगे। ये तो 8 फरवरी का इलेक्शन बताएगा कि कौन सी पार्टी के पास क्या मैंडेट होगा। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल इत्तेहाद पे यकीन रखती है, डायलॉग्स पे यकीन रखती है, लेकिन हमारा फोकस होगा इलेक्शन के बाद। नंबर गेम जब आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, हम उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे कि जो है जिसकी भी नंबर गेम होंगे। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेजॉरिटी जमातें खुदा ना खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए, तो जब वो हुकूमत को नहीं मानेगी, उस पार्लियामेंट को नहीं मानेगी, तो पाकिस्तान इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी से नहीं निकल सकता। लिहाजा इस मुल्क पर रहम किया जाए, और मैं उम्मीद से हूँ कि जो हमारी निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, चीफ जस्टिस साहब उनको देख रहे हैं, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातें जो इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगी। सवाल आप देखें ना, आपने कहा कि यहाँ पर सियासत की माजी में आपने कहा कि अब जो मजाक बन गया है केवल अचानक पार्टियों में जाते हैं, इसमें आपकी पार्टी भी शामिल रही है। इसी तरह 2018 में आपके सेनेटर यहाँ पर आए, उन्होंने इसी देवी साहब की हुकूमत गिराई, और इसी तरह इसी वाक़यात में आप लोग मुलविस रहे हैं। और आपने पगड़ी की बात कही, इसी तरह एक वाक़या पेश आया नजीब गबोल के साथ कराची में, तो उस पर वीडियोस बने, आपके बिलावल भुट्टो साहब ने जो है मौजूद अंदाज में जो है पीछे धकेल दिया, उस पर वीडियोस बने, खुद उसने 10 दफा जो है इसका जो है वीडियोस बनाए नबी गबोल साहब ने, लेकिन आप लोगों की तरफ से बिलावल भुट्टो की जानिब से एक भी जो है वीडियो नहीं बनी या एक बयान जारी नहीं किया कि हमने जो है इस हवाले से नहीं कहा जैसा जो है दिखाया गया। तो इन तमाम जो है मामला के हवाले से आप लोग किसी तरह आपकी बातचीत देखिए, पहली बात तो आपने जिस वीडियो का जिक्र किया, आपने और जिस शख्स का जिक्र किया, वो वीडियो इस तरीके से दिखाई गई है क्योंकि यही मसला है कि जब तक आपको पता ना हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जिनका आपने नाम लिया वो भी वहाँ मौजूद थे, और उसके बाद आपने उनकी कई मीटिंग्स देखी हैं, और बड़ी हालिया मेरा ख्याल है कि 1 हफ़्ता पहले भी उनकी वहाँ देखी, और फुटबॉल ग्राउंड पे वो मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मसाला मिल नहीं सकता। जहाँ तक आपने बात की है दूसरी, देखिए हम किसी इलेक्टेबल को गाली नहीं देते, ना हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। हमने तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर भी जब उनके साथ एक अलायंस या उनकी सपोर्ट ली थी, तो हमने तो उन्हें गाली नहीं दी थी ना, एक जमात थी उससे बात की थी। हमें तो बहुत ज़्यादा बातें सुनना पड़ी थी। आप आज भी उठा के देख लें, पुराने स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उन बहुत सारी बातें की गई कि किसने किसके बाप से बात की, किसी के बाप ने किसी के बाप से बात करने, मतलब मैं समझती हूँ कि वो तहजीब से गिरी हुई स्टेटमेंट्स थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त तनकीद के निश्तर जो थे वो सारे पीपल्स पार्टी पे बरसाए जा रहे थे। आज जो काम हो रहा है उस पर क्या उसी जमात की जानिब से कहीं पर आपने कोई उस पुरानी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स की क्लैरिफिकेशन सुनी? क्योंकि मैंने नहीं सुनी। मैंने नहीं सुना कि आज उस वक्त की चीज़ जो हराम थी वो आज हलाल क्यों हुई, जिस तरीके से फैसल साहब ने कहा। तो इलेक्टेबल्स इसी मुआशरे में है, उनकी सियासत बिल्कुल है, लेकिन इलेक्टेबल्स जो है उनकी भी एक अपनी सोच और समझ होती है। इलेक्टेबल्स को भी आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप उनको कहीं धकेल नहीं सकते। ये उनकी इंडिपेंडेंट चॉइस होनी चाहिए, और जिसकी भी जो चॉइस है, जिस भी जमात के साथ वो जाना चाहते हैं, उनको ये हक मिलना चाहिए। हमारे तई जो या हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि प्रेशर किया जा रहा है, और इसीलिए हम अपनी कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, आप लेवल प्लेइंग फील्ड की जो जिनसे डिमांड की जाती है, आप पॉलिटिकल जमात में तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है टाटा ने कुछ चॉइस करने वाले पिछली मरतबा जिन्होंने चॉइस किया, और अब किसने चॉइस करके पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर इलेक्शन से पहले ये तासुर दिया जाता है कि फलां पार्टी की हुकूमत आ गई। तो आप उनसे डिमांड क्यों नहीं करते या उनका नाम क्यों नहीं लेते जिनसे आप लेवल प्लेइंग फील्ड का बता पाते हैं? देखिए, हमने हमेशा ये बात की, और अगर आपने हमारे टॉक शोज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से देखी होंगी तो हमने हमेशा ये बात की है, क्योंकि हमने अगर इस्टेब्लिशमेंट होगी तो हम उनका नाम लेंगे, अगर सिविलियन इदारे होंगे हम उनका नाम लेंगे। हमने सवाल किया आपके प्राइम मिनिस्टर साहब से कि फ़ॉरेन ऑफिस के एक हमारे हाई कमिश्नर हैं
जो मियां नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ करते हैं लंदन से, ठीक है, उसके ऊपर क्या या तो उनको कहा गया है, उनकी जरूरत नहीं है कि वो सी ऑफ करेंगे, उनको कहा गया होगा। फिर जब यहाँ पर आते हैं और जो चीज़ पीटीआई के चेयरमैन के लिए हम कहते थे अपने दौर में अपोजिशन में, पीएमएल और पीपल्स पार्टी, कि अगर अदालत के गेट पे अगर दस्तखत होते हैं या फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो गलत थे, तो फिर वो स्टेट लॉ में भी फिंगरप्रिंट्स गलत थे। काकड़ साहब ने कहा हर पाकिस्तान शहरी का ये हक है, मुझे खुशी होगी कि आपके लिए और मेरे लिए भी फिंगरप्रिंट्स अगर घर में हों तो अच्छी बात है। जब पंजाब में जो आप प्रोटोकॉल कहें या जिस किस्म के अगर वो उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है वहाँ की हुकूमत की तरफ से या सिविलियन हुकूमत की तरफ से, तो हमारे मुल्क में 5 साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भी मौजूद हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब, खाकान अब्बासी साहब, राजा परवेश्वर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास साथ भी वही बर्ताव किया जाएगा तो हम कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, इज़्ज़त है का मकाम है, सबको देना चाहिए। लेकिन अगर एक शख्स के साथ किया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे। इस पे इलेक्शन कमीशन ने, अगर आपने देखा होगा, 3 दिन पहले एक ख़त लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को भी और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, कि तमाम चीफ सेक्रेटरी साहबान को, कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हो रही हैं। इसका आप जो है इसका आप उसको देखें। हमें पता है कि 30 तारीख तक, कल तक इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन मसरूफ़ है और हमारी ये जो खदशात हैं इसको दूर किया जाएगा, क्योंकि हमेशा अगर आपने देखा होगा PMLN ने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला है और ये तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, इदारे कोई उनके साथ नहीं है। 8 तारीख को जब आज यहाँ पर तो अच्छी बात है कि आ गए अपने सूबे में, सिवाय लाहौर के जलसे के, आप लाहौर के जलसे का मवाजना करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिट्टी के जलसे के साथ। एक सिंध के दूर दराज इलाके में उन्होंने जलसा किया जहाँ पे कोई सरकारी वसाइल नहीं थे, और एक फरमाइशी प्रोग्राम का मीनार पाकिस्तान में जलसा था, वो भी आप देख लें। उसके बाद बिलावल साहब ने 6 कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में किए और कल इधर भी कर रहे हैं। PMLN अभी तक अवाम में नहीं गई, अवाम में जाने से डर रही है। जाए ना अवाम में, पंजाब अगर वो स्वीप कर रहे हैं तो अवाम में क्यों नहीं जा रहे हैं? वे तो फिलहाल दाएं बाएं सारे ढूंढ रहे हैं, कभी बलूचिस्तान से, कभी सिंध से, कभी खैबर पख्तूनख्वा से। जैसे आपने कहा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इधर से अब्दुल्ला को दे इधर दाएं साइड से भी ले लें, व्हाट्सएप इसके बाद फिर अब्दुल्ला इसके बाद आप नहीं, मैं नहीं समझता कि हम मियाँ साहब के विजिट काउंटर करते हैं। हमारे लिए, हम तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के एहतराम करते हैं। हमारे यौम तासीस माजी में पंजाब में भी हुआ है, सिंध में होता रहता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है, कश्मीर में भी हुआ है, इस्लामाबाद में भी हुआ है। इस दफ़ा हम जो है वो क्वेटा में मनाने रहे हैं, अगली दफ़ा शायद हम गिलगित बल्तिस्तान जाएँ या दूसरे सूबे जाएँ। हम रोटेट करते रहते हैं मुख्तलिफ उसमें, हम कोई काउंटर करने के लिए नहीं है। और हर किसी का जमहूरी हक है, हर जमात, हर सियासी जमात का, हर इलेक्टेबल का जमहूरी हक है कि वो जिस जमात के पास भी जाएँ। हम इज़्ज़त और एहतराम करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का भी और उनके वर्करों का भी। हम वो जमात नहीं है कि हम गालम गलोच वाली जमात हों, हम गाली देंगे, हम सियासी तनकीद बिल्कुल करेंगे उनको, हम उनकी भी सियासी पॉजिटिव तनकीद को हम वेलकम करेंगे। कल क्या पता कौन सी जमात के साथ हमारे इलेक्शन के बाद इत्तेहाद भी हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हम एहतराम के और इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए तनकीद करेंगे। मुफ्ती साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब कर लें। सेनेट के इलेक्शन में लाने की आप बात करें, आपकी पार्टी पे ये भी इल्जाम है कि सेनेट के इलेक्शन में आपकी पार्टी ने उसको उम्मीदवार को वोट दिए जिसको पीटीआई की हिमायत हासिल थी। इसमें आप क्या कहेंगे? आप उसमें कुछ शामिल नहीं थे उस चीज में? बिल्कुल, हम तो कहते हैं, हमने माजी में पीटीआई के कैंडिडेट को, जो कि बलूचिस्तान से जिसका ताल्लुक था, हमने उनको वोट किया। बदले में हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट को पीटीआई ने वोट किया था। हमें नहीं, हम तो देखें चीज़ें होती हैं। देखें, हम जो है इत्तेहाद, आपको जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ आपके इत्तेहाद बनते हैं। पीटीआई के साथ वो कैंडिडेट ऑपोजिशन में बैठे थे, आपको याद होगा। वो कैंडिडेट पीटीआई के नहीं थे, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैंडिडेट थे, उस जमात से थे, वो उसके इत्तेहादी जमात से वोट थे। आपको याद होगा कि खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान उनके पीछे खड़े होते थे। हम तो अपोजिशन में भी इकट्ठे रहे थे। और 2014 में आपको याद है कि ऑपोजिशन में हम मौजूद थे और पीटीआई हमारे साथ थी। और 2014 के अंदर जब धरना हुआ तो पीपल्स पार्टी ने एक मैच्योर सियासी जमात के तौर पर ऑपोजिशन का रोल अदा किया और हम बारहा ये कहते रहे कि धरनों से मुल्क को नुकसान होगा। पीटीवी पे हमला, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, जुडिशरी के बाहर तमाशा लगाना, इससे मुल्क की बदनामी होगी। लिहाजा हम किसी भी ऑपोजिशन की जमात का इस तरह की बर्बादी में साथ नहीं देंगे। हमें पार्लियामेंट और जमहूरियत को मजबूत करना है। तो हमारा मौक़िफ़ तो उस वक्त भी क्लियर था। इस साइड से ले लें। आप लोगों ने कहा कि वो बलूचिस्तान के साथ माजी में जो मुबैना ज़्यादतियां हुई या
मंत्री आला तो उन्होंने ये नहीं किए, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो बलूचिस्तान में पहले लोगों की बहुत बड़ी तादाद लापता किए गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में ही जो लाशें फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ, यानी जो मिसिंग पर्सन थे उनकी डेड बॉडीज को फेंकने का शुरू हुआ। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, अगर उन्होंने माफी मांगी थी तो ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ? देखिए, बिल्कुल उन्होंने माफ़ी एक वफाक के नुमाइंदे की हैसियत में मांगी, क्योंकि बलूचिस्तान की जो तकलीफ़ें या बलूचिस्तान के अंदर जो जुल्म हुआ, जिसमें बलूचिस्तान की मासूम आवाम का कोई हाथ नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है मासूम लोगों ने, और ये उनका हक़ बनता है कि वफाक अपना हाथ बढ़ाए और कोशिश करे कि उनके ज़ख़म भरे और वक्त के साथ साथ उन ज़ख़मों को ख़त्म भी करें। और जहाँ तक आपने मिसिंग पर्सनस की भी बात की है, एक बहुत अहम इशू है, और आप जानते हैं कि ज़रदारी साहब ख़ुद एक बलोच आदमी हैं, सिंध की सरज़मीन पर पैदा हुए हैं, तो उनके लिए ये कितनी अहमियत की बात होगी कि बलूचिस्तान के हुकूक़ और बलोच लोगों के हुकूक़ उन्हें मिलें। मैं तो कभी भी ये नहीं कहती कि ये छोटा सूबा है, मैं तो कहती हूँ रकबे के हवाले से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, सबसे अहम सूबा है। और आपने देखा कि जब ज़रदारी साहब का दौर था, दौर हुकूमत था, वो सदर थे, तो उस वक्त भी उन्होंने ना सिर्फ़ इश्यूज़ पर बात की, बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भी बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ पर बात की, जो उमूमन लोग कहते थे कि इन इश्यूज़ पर बात नहीं होती पाकिस्तान में, और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सज़ा भी मिली है कई इश्यूज़ पर बात करने की, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। आज एक बड़ी एक अजीब सी बात है, और आप तो जानते हैं, लेकिन इस जानिब तवज्जो एक बार फिर मैं आपके सवाल की रोशनी में दिला दूं कि आज पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत अहम ओहदों पर फाइज हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं नहीं कहूँगी कि आइडियल हालात हो जाए, लेकिन कुछ डिफरेंट हालात होने चाहिए। अगर हम अदालत उज़्मा की तरफ देखें, अगर हम प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ देखें, और या हम ऐवान, पाकिस्तान का जो बड़ा ऐवान है अपर हाउस, उसकी चेयर की तरफ देखें, तो बहुत अहम ओहदों पर बलूचिस्तान के नुमाइंदे फाइज हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि वो नाकाम हो गए, लेकिन मैं तवक्का करती हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि इन ज़ख्मों को भरा जाए और इन मसाइल को हल किया जाए। लेकिन ये यकीन ज़रूर दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी नहीं घबराई है किसी इशू पर बात करने से, आइंदा भी नहीं घबराएगी। इसमें हमें अपनी क्या कुर्बानी देनी पड़े या अपने ऊपर क्या हम पर असर होता है, इसके हमने पहले भी परवाह नहीं की और आगे भी नहीं करेंगे। फयाज चलो ये आप कर, आपके पास भी आते हैं अकल। एक वो काफी देर से बैठे हुए हैं, एक वो बहुत देर से। ले ले, फिर सफा को छोड़ दे। चलो आप कर ले आप। इमरान खान के दौर के बाद जो 1.5 साल दौर चला है, शहबाज शरीफ का बदतरीन दौर है अवामी मसाइल के हवाले से। बलूचिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ को इनाम तब्दीली की सूरत में इजाजत बनाने में पीपल्स पार्टी की बराबर की शरीफ। इसका आप क्या जवाब देंगे? दूसरा, बलूचिस्तान में 20 से 22 और 25 के दरमियान एक टोला है जो इंतखाबात के वक्त यहाँ से वहाँ उड़ान भरता है, उन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मुस्लिम लीग को हम समझ लेते हैं 5 मिनट के लिए कि वो आमराना हुकूमत तर्ज हुकूमत पर यकीन रखती। पीपल्स पार्टी क्यों कर मजबूर हो जाती इनको फिर मुस्ताद देने? देखिए, आपने बात की, बिल्कुल हम 16 महीने की हुकूमत को ओन करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे 10 मिनिस्ट्रें भी थी, हमने 10 मिनिस्टर को ओन भी करते हैं। PMLN की हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की है, उसको PMLN ओन नहीं करती। कभी भी आपने नहीं सुना कि हमारी 16 महीने की हुकूमत, वो कहते हैं मियाँ साहब की पिछली हुकूमत की बात करें, 16 महीने की बात ही नहीं करते। और आज वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि हम कहते हैं कि चाहे 16 महीने की हुकूमत है, चाहे हमारा मंशूर है, हम अपने मंशूर को लेकर, अपने 16 महीने की हुकूमत को लेकर हम आवाम में जाने को तैयार हैं, और फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। बाकी जमातें इलेक्शंस नहीं मांग रही, बल्कि राय फरार इख्तियार करना चाहती हैं, और वो ओन भी नहीं करते इस चीज़ को। देखिए, जब इन्होंने बात की, जब धरना था PTI का,
तो उस वक्त हम अपोजिशन में थे, हमने एक रोल प्ले किया और पीटीआई के मेंबरान को हम वापस पार्लियामेंट में लेके आए। और जब ये चीज़ हुई, अदम एतमाद की बात आई, तो आइन के लिए, इस कानून की बालादस्ती के लिए, एक जमहूरियत के लिए हमें अदम एतमाद का हिस्सा बनना था। क्योंकि अगर हम अदम एतमाद न करते, उसके बाद जो प्लान उनका था, जो कह रहे थे कि 10 साल के लिए एक लाडला इंस्टॉल हो जाएगा, आज देखें कि आपके बलूचिस्तान में जो बदअमनी आज हो रही है, या मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ पर जो बदअमनी हो रही है, जहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पुलिस के नौजवान कुर्बानी दे रहे हैं, आप साफ़ी कुर्बानी दे रहे हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं, वो कौन लेके आए थे? आपको नहीं पता किस दौर में वो लोग यहाँ पर आए थे? वही लोग जो हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी थी, अरबों डॉलर हमने खर्च किए, और उसके बाद हम दोबारा ग्राउंड जीरो पे आ गए, और उन्हीं लोगों को आपने कहा कि ये पुरअमन होंगे। आज वो पुरअमन है? आज उस बुराई के जड़ जो है, जो लेके आए थे, आज वो तो कोई जेल में और कोई रिटायर हो चुके हैं। भुगत पाकिस्तान की आवाम रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भुगत रहे हैं, पुलिस के नौजवान भुगत रहे हैं। ये चीज़ें थी। अगर वो खुदा न खास होते, पता नहीं हम कहाँ से कहाँ चले जाते। लेकिन आपको जो है, आपको एक बड़ी बीमारी को ख़त्म करने के लिए छोटी बीमारी से मिलना होता है। आप बलूचिस्तान की आवाम इस दफ़ा, अगर आपके एतमाद नहीं है उन लोगों पे जो आप कह रहे हैं, इस दफ़ा हम कहते हैं कि वो ना हो कि 55,000 जो हैं वो ह्यूमन एरर वोट हों, या आप अंगूठे की ताकत से इलेक्शन, वही मैं कह रहा हूँ कि उन इलेक्टेबल्स को अंगूठे की ताकत से, वोट की ताकत से आप उनको रिजेक्ट कर लें। अगर आप नहीं चाहते उनको, आप जिनको चाहते हैं, हम कहते हैं कि जिसके लिए बलूचिस्तान की आवाम वोट करे, उसका हक बनता है कि वो बलूचिस्तान पर भी हुक्मरानी करे और इस्लामाबाद भी जाए। मैं एक बात सिर्फ ऐड कर दूं, आकी जरदारी साहब ने अभी, आपको भी याद होगा कि उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में ये बात की थी कि इसी सवाल के जवाब में जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत के बारे में था, तो उन्होंने ये कहा था कि जी उसूली, उन्होंने एक बड़ा उसूल उन्हें बताया कि जी उस वक्त उनके पास मेजॉरिटी थी, उनके पास नंबर्स थे। तो ये नहीं है कि उनके पास ये मौका नहीं था कि वो इक़्तिदार संभाल लें, लेकिन उन्होंने एक उसूल को फॉलो किया। हमने उस वक्त अपनी सियासत नहीं, रियासत का साथ दिया, और ये क्लियर है। मेरे ख्याल यहाँ से सवाल आप कर ले भाई, सवाल भाई 1 मिनट, वो काफ़ी देर से आप कर लें, आप इसके बाद आप कर लें भाई, आप कर लेना, सवाल कर लें। दोनों आपने प्रोजेक्ट की बात की, कुछ अर्सा पहले हम देख रहे थे कि पीपुल्स पार्टी में बहुत सारे लोग जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो सारे लोग, उन्होंने रास्ता तब्दील किया और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, और फिर उसके बाद सिंध में भी एमक्यूएम के साथ एक इत्तेहाद बन गया। तो क्या पीपुल्स पार्टी समझती है कि ये किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और कल से इलेक्शंस को मुलतवी करने की दरखास्तें मुख्तलिफ किस्म की आनी शुरू हुई हैं, हम देख रहे हैं। अगर ऐसा कोई मूव किया जाता है तो पीपल्स पार्टी उस टाइम कहाँ स्टैंड करेगी? एक छोटी सा और चीज़ ऐड कर दूँ, शहबाज साहब ने जो बातें आपने की कि गालम गलोच और इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए, शहबाज साहब ने यहाँ भी आके वही बातें की, फिर आप दोनों लड़े किस बात करेंगे? देखिए, हमारी तो लड़ाई है नहीं उनसे। सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूँ, और ये हम नहीं थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए किसी और जमात के वुज़रा का नाम लेना शुरू कर दिया। ये सिलसिला उनकी जानिब से शुरू हुआ। हमने बहुत हद तक, बहुत देर तक बर्दाश्त किया, फिर उनके सीनियर रहनुमा उंगलियां उठाते रहे और बेवजह, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी मवाद के, वो गैर ज़रूरी नामुनासिब बातें करते रहे। इस बात पर फिर पीपल्स पार्टी ने यही कहा कि जी हमारे 10-11 जितनी मिनिस्ट्रीज़ थी, अगर कारकर्दगी पर बात होनी है तो हम अपनी कारकर्दगी पर बात करने के लिए तैयार हैं। और इसमें सर फहरिस्त हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो वज़ारत ख़ारजा संभाल रहे थे, उन उमूर को संभाल रहे थे, और उसके नतीजे में आपने देखा कि फैटिफ की ग्रे लिस्ट की एक अचीवमेंट थी, उसके बाद हमारा फ्लड्स का जो एक अचीवमेंट थी, मुख्तलिफ़ फोरम्स पर जब पाकिस्तान कट चुका था, दोबारा वहाँ हमारी बहाली हुई, तो बहुत कुछ था। और कभी भी बिलावल साहब ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना क्रेडिट अपने लिए रखा हो। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को, और बिलखुसूस उस वक्त के वज़ीर आज़म को क्रेडिट दिया। लेकिन ये बहुत ही हमें अजीब लगा कि जब उनके सीनियर लोग एक सोची समझी प्लानिंग से इस तरह की बातें पब्लिक में करने लगे
चाहे वो चीनी के हवाले से हो या किसी और इशू के हवाले से हो, जबकि हमने आपको हर बात टेक्निकली समझाई, खोल के बताया कि जी इस तरह हुआ है, कितनी चीनी स्मगल हुई है, हमारे पास तो बॉर्डर्स नहीं थे, हमारे पास तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं थे, उसकी ज़िम्मेदारी तो हमारी नहीं थी। मौशी जो फैसले किए गए या मईशत के हवाले से किए गए वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी। हम ये बातें करना नहीं चाह रहे थे, मगर ये हमसे बातें, हमें उकसाया गया ये बातें करने पर। हम आज भी कहते हैं हम ये बातें नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि कोई आकर टेलीविज़न चैनल्स, कैमरास के आगे ये कहे कि हमारी बात हो गई है और अगला वज़ीर आज़म फ़लानी जगह से होगा, तो हम क्या समझें कि वोट को इज़्ज़त देने का नारा झूठा था, खोखला था? क्योंकि हम उस नारे से खुश हुए, हम यकीनी तौर पर खुश हुए, क्योंकि हमने हमेशा वोट को एहतराम और वोट को अहमियत देने की बात की। और आपने मेरे ख्याल एक और बात की थी, देखिए मैं आपको सिंध का भी बताऊंगी और फैसल भी आपको शमूलियत की बात करेंगे। देखिए सिंध के अंदर, क्योंकि मैं सिंध के हलके से लड़ती हूँ और वहाँ 2013-2018 की मैं आपको मिसाल दूँ, जो एक 2013 का इलेक्शन RO इलेक्शन था, 2018 का इलेक्शन RTS इलेक्शन था, बावजूद हमारी रिजर्वेशंस के हमने नताइज को कबूल किया, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। उस वक्त भी इत्तेहाद बने थे। सिंध के अंदर 12-13 जमातों की खिचड़ी बनी थी और उस खिचड़ी का सियासी जो सारे यतीम इकट्ठे हो गए थे, उस वक्त हमने सिंध में भी मुकाबला किया था। मैं अपने हलके में 13 जमात के इत्तेहाद से लड़ चुकी हूँ, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और उस प्लेटफॉर्म पर, और मैंने उन्हें शिकस्त दी। तो इस तरह हमारे कई साथियों ने उन्हीं 13 जमातों के उसी बदबूदार इत्तेहाद का मुकाबला पहले भी किया है। वो कर ले इत्तेहाद, पहले भी कर चुके, नई बात नहीं है, मगर हम उनसे ये आपके तवज्जुह से कहेंगे कि अब ये लड़ाई झगड़ा छोड़े। पीपल्स पार्टी टारगेट नहीं है, इस मुल्क के मसाइल आपका टारगेट होना चाहिए। आपको तकसीम को छोड़कर, नफरत को छोड़कर, पीपल्स पार्टी के बॉस को छोड़कर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बात करनी चाहिए। आप भी वो शमूलियत की बता दें, अपने वहाँ पर भी पख्तूनख्वा का भी बता दें वहाँ नहीं। देखिए मैं तो पहले भी कहा था कि कल से टीवी प्रोग्राम्स में बाकी इसमें डिस्कशन हो रही है कि इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं, दिल्ली थैले से बाहर आई जा रही है। हम कह रहे हैं कि इस वक्त फाइज ईसा साहब के होते हुए हम नहीं समझते कि कोई इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। शमूलियत देखें, इलेक्टेबल्स हैं, पार्टियां हैं, शामिल होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। हमने तो कभी तनकीद किसी पे नहीं की। आज भी अगर बलूचिस्तान आवामी पार्टी के हमारे दोस्त उधर गए, हमने तो शेम के नारे नहीं लगाए। हमने तो क्या इलेक्टेबल्स हैं, कल गए, क्या पता इलेक्शन के बाद वो हमारे साथ इत्तेहाद में हो, प्राइम मिनिस्टर वोट हमें दें, क्या पता चलता है पॉलिटिक्स में। लिहाजा हम इंतजार में इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद बनाएंगे उस पर। आखिरी क्वेश्चन आप कर रहे थे। जी बेटा, आप पूछें बेटा। दुबई का मामला चला, सिर्फ इतना बता दें, इंतखाबात से पहले या इंतखाबात के बाद चेयरमैन से कब दूल्हा बनेगी? अच्छा देखिए मैं आपको बता देती हूँ बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि ये खुशी की खबर सबके लिए अच्छी खबर है, ये बड़ी मुबारक खबर है। इंशाल्लाह ताला अगर ये खबर सच्ची होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, सियासी दूल्हा बना ले फिर। हम अफवाहों पे नहीं चलते।